हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस सेक्शन में हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी के सेक्शन को। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का क्लास 10 में, ये आपको ये चैप्टर जो है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, उस चैप्टर को हम लोग आज कवर करेंगे, फर्स्ट चैप्टर। तो ये नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 but it is also beneficial for those students who are preparing for the other examinations, other competitive examinations। ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा काम का है जो लोग एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसमें उनको भी ये बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे एस्पेक्ट्स को टच करूं, उनकी बेसिक चीजों को भी मैं बताते चलूं, उनके टर्म को समझाते चलूं। तो शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। जो चैप्टर है आपका रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, तो रिसोर्सेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि रिसोर्सेस है क्या, व्हाट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स वो चीजें हैं, रिसोर्सेस दैट सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड्स, जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा करे, वो रिसोर्स है। बट ये तो स्मॉल, हम लोग सेक्शन में स्मॉल डेफिनेशन में ये हम कह लेते हैं, बट ये आपका जो बुक है उसमें ये भी है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स it is technological accessible, economically feasible and culturally acceptable that can be termed as resource। मतलब पहले तो ये बात आप जान लें, रिसोर्स तो है लेकिन कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी वो फिजिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मतलब कि मान ली, इसको थोड़ा सा इस टर्म को समझिए कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है। ये जो टर्म दे रखा है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इस टर्म को थोड़ा सा समझिए कि रिसोर्स तो अवेलेबल है, लेकिन अगर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है, उसको उस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उस रिसोर्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो जो रिसोर्स है हम उसको अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो रिसोर्स हमारे काम की नहीं है, काम की। बट नाउ आई एम नॉट अनेबल टू फाइंड, आई एम नॉट अनेबल टू एक्सेस द टेक्नोलॉजी, एक्सेस द रिसोर्सेस। सो वो अगर रिसोर्स है तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। मतलब ये कि आर्थिक रूप से ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए कि 2 रुपये की चीजें हैं, 2 रुपये का रिसोर्स है और उसको एक्सेस करने में 15 रुपये लग रहे हैं, तो फिर जो पहले से हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है, व्हाई शुड आई नॉट यूज द अर्लियर रिसोर्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू केयर ऑफ दैट कि if I have resource then I have to care of these points: technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। आपने कई बार सुना होगा कि जैसे कि आप मान सकते हैं यहाँ पे कि आपके घर में नॉन वेज नहीं खाने वाले लोग हैं, एंड यू टेक समथिंग नॉन वेज to your home and your mother denied, your mother scold you, why have you taken this to home, because it is not acceptable in my home। तो इन चीजों को भी बहुत ध्यान देना होता है। अगर मान लीजिए, ये तो आपने ये देखा ही होगा कि जो चीज आपके घर में अलाउड नहीं है वो मम्मी पापा वो अलाउ नहीं करते हैं वो रखने के लिए। तो उसी तरीके से जो संसाधन है लेकिन हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो भी रिसोर्स हम वो यूज नहीं कर सकते, यूजेबल नहीं है। रिसोर्स तो है, जो वो सेटिस्फाई करने की उसमें पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, लेकिन वो हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो रिसोर्स फिर वो किसी काम का नहीं होता। तो ये समझ गए कि रिसोर्स क्या है, कि दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेस। बट दीज टर्म्स आर यूज्ड
टू डिफाइन द रिसोर्सेस कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो रिसोर्स हम कह लेंगे। अब रिसोर्स तो है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करना ये भी बहुत जरूरी है। कि अब मान लीजिए कि जंगल में वुड वुड है, लेकिन अगर हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और हमारे पास स्किल नहीं है कि लकड़ी को फर्नीचर में चेंज कर सकें, उसको कुर्सी में चेंज कर सकें, उसको और चीज़ें जो बनाने वाली चीज़ें हमारी यूज़ की चीज़ें, अगर हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो रिसोर्स नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। हो सकता है उसमें पोटेंशियल हो, बट हम अभी उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी चीजें हैं कि जो द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जो चीजें हैं अवेलेबल, तो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास उतनी होनी चाहिए, और जो हमारे पास ये ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वो भी वो एलिजिबल हों कि उन चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सके रिसोर्स में, है ना। तो ये भी देख सकते हैं हम लोग। तो इसका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर रिसोर्स है, इसको डेवलप करने की हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास और चीजें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर ये रिसोर्स नहीं रह जाता है। तो इसके भी कई टॉपिक्स हो सकते हैं। रिसोर्स को भी कई तरह से बांटा गया है आपको, जैसे इसमें आपके बुक में दे रखा है कि ओरिजिन के हिसाब से, जैसे देखिए ये रिसोर्स जो है, आपको यूं कह सकते हैं रिसोर्स को, मतलब इसको कई तरीके से बांट सकते हैं हम लोग। अगर ये देख लीजिए, ओरिजिन के हिसाब से आप देख सकते हैं, ओरिजिन के हिसाब से तो बायोटिक एंड अबायोटिक। उसके बाद आप ये देख लीजिए, ये एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा आपको। ये आपके बुक में ही है, आपके बुक का ही है ये सारी चीजें, मैं अलग से कुछ नहीं दे रहा हूं। अलग से जब मुझे समझाना होगा मैं आपको समझा दूंगा। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, उसके बाद आप ये ओनरशिप के हिसाब से भी देख सकते हैं। ऑनरशिप के हिसाब से तो पहला ये हो जाएगा कि वो प्राइवेट है, पब्लिक है ना। प्राइवेट पब्लिक में, प्राइवेट को आपके बुक में ये इंडिविजुअल दे रखा है, ये वाला आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल वाले में ये इंडिविजुअल, पब्लिक वाले में इसको भी, पब्लिक को हटा करके आप ये भी कह सकते हैं कि वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, कम्युनिटी का है। तो इसी को कई तरीके से बांट सकते हैं। तो आप पब्लिक नहीं लिख करके, आपके बुक में दे रखा है आपको कि नेशनल है वो, है ना, कम्युनिटी का है, इंटरनेशनल है, कम्युनिटी का हो सकता है ना, ये हो सकता है। डेवलपमेंट के, और एक डेवलपमेंट वाला भी है। तो पहले हम ये तीन चीजों को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे बारी बारी से, छोटे छोटे टॉपिक को करके, छोटा छोटा, चूंकि लंबा सेशन नहीं करेंगे, आपको भी पूरा टाइम नहीं देना है, छोटे छोटे से हिस्से में हम लोग बदल करके पढ़ेंगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। इसको हिंदी में कह लेते हैं हम लोग जैव और अजैव। तो ओरिजिन मतलब वो कहां से, उसका बेस क्या है, कहां से आया है, उसके हिसाब से। तो बायोटिक है, इसका मतलब कि जिसमें भी जो लिविंग चीजें हैं, या आपको पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स वगैरह हो गए, आपको ह्यूमन बीइंग्स हो गया, है ना, एनिमल्स वगैरह हो गए, वो सारे के सारे जो रिसोर्सेस होंगे वो बायोटिक में आएंगे। एबायोटिक क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग चीजें, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया,
एंड माउंटेन हो गए, ये नॉन लिविंग वाले अजैब इनको कह देते हैं। तो ये ओरिजिन के हिसाब से हो गया। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब यहां पे कि खत्म होने वाला, क्षय होने वाला, है ना। तो उसके आधार पे जो है वो रिन्यूअल हो सकता है। रिन्यूअल का मतलब, रिन्यूअल का मतलब देखिए ये टर्म समझिए, रीन्यूएबल, है ना। एबल मतलब योग, मतलब फिर से नया होने की योग्यता, मतलब जो चीजें फिर से बन सकती हैं उनको हम कह लेंगे क्या? रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल किसको कहेंगे? जो पुनः मतलब या फिर लंबा टाइम लग रहा है उसको बनने में, तो वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। जैसे रिन्यूएबल में वाटर, वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल के हिसाब से वो फिर रिन्यूड हो जाता है। ये विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल हो सकता है, क्योंकि विंड एनर्जी फिर एग्जॉस्ट नहीं कर सकते आप, कितना भी खत्म कर दीजिए विंड कोई खत्म होने, वो एनर्जी है, वो चेंज हो जाएंगी, फिर वो उसी रूप में आ जाएंगे, है ना। उसके बाद ओनरशिप के आधार नन, ये नॉन रिन्यूएबल वाले में, नॉन रिन्यूएबल वाले में जैसे कि कोयला है, वुड्स है, जंगल जिसको हम लोग कहते हैं, वुड माने लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, ये भी याद रखना है आपको। नॉन रिन्यूएबल वाला हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको अनवीकरणीय हिंदी में कहते हैं, ये नवीकरणीय, ये अनवीकरणीय, मतलब जिसको खत्म नहीं कर सकते, मतलब जो जल्दी खत्म हो सकता है और खत्म होने के बाद उसको बनने में काफी समय लग सकता है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, या फिर आपको ये कोयला है, ये सारी चीजें नॉन रिन्यूएबल में आएंगी, बिकॉज ये अगर खत्म हो जाती हैं तो फिर दोबारा बनने में इनको काफी लंबा टाइम चल जाएगा, है ना। अब ओनरशिप के आधार पे हम लोग देखते हैं, ओनरशिप के आधार पे प्राइवेट, जिसको हम लोग इंडिविजुअल में हम लोग ये किए थे, प्राइवेट वाले को एक जगह आप इंडिविजुअल कर लीजिए, प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, एक व्यक्ति का ही उस पर अधिकार हो, या किसी व्यक्ति का, खास व्यक्ति का, दो चार ग्रुप का भी हो सकता है कि वो व्यक्ति मिल करके इंडिविजुअल एक कंपनी बनाए या कुछ भी बनाए, उसके आधार पे वो हो सकता है कि वो, अब जैसे कि जमीन खरीद लिया तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो इंडिविजुअल उसका है। और प्राइवेट के बाद हम लोग कम्युनिटी पढ़ लेते तो ज्यादा बढ़िया था ये वाला। कम्युनिटी मतलब समुदाय, जैसे आप लोग गांव वगैरह में देखे होंगे कि मंदिर है, टेंपल है, वो एक कम्युनिटी, जैसे हिंदू का है तो वो वहां पे उस कम्युनिटी के लोग जाते हैं, ईसाई का है, क्रिश्चियन का है, चर्च है, तो उस वैसे तो सारे लोग आजकल वो फैशन है भाई, anybody can reach, anybody can go to the church, but they are for the Christian community। जैसे कब्रगाह है, कब्रगाह समझते हैं ना, केव, जहाँ पे बिरीड किया जाता है जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनके लिए, वो फिर पूरी कम्युनिटी का होता है। दैट थिंग्स do not pose for the single person, that are for the whole community। उसके बाद नेशनल वाले में, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है। नेशनल वाले में, नेशनल वाले में जैसे वैसे तो जो भी एक बाउंड्री के भीतर, किसी देश के भीतर जो भी अवेलेबल है वो नेशनल रिसोर्स में ही आता है, लेकिन एक बात आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एम्बेसी जो होता है, एम्बेसी का नाम सुने, जैसे कोई देश का एक राजदूत, मतलब एक उसका रिप्रेजेंटेटिव दूसरे देश में अगर रह रहा है तो उसको हम लोग वहां पे एम्बेसी बोलते हैं। हर देश अपना अपना जो है दूसरे दूसरे देशों में एक अपना एम्बेसी रखता है, वहां से जो डेलीगेट्स वगैरह हैं, जैसे यहाँ से अगर प्रधानमंत्री मान लीजिए फ्रांस गए, इटली गए, तो इंडिया का जो वहाँ एम्बेसी होगा वही अरेंज करेगा, वहाँ का जो IFS ऑफिसर वगैरह होंगे वो सारे अरेंज करते हैं वहां पे कि क्या होगा, किसके विदेश मंत्री से बात होगी, ये सारी चीजें। तो वहां का जो एम्बेसी है किसी भी देश में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का हर जगह पे एम्बेसी है और दूसरे देश का नहीं है। अपने यहाँ भी पाकिस्तान का अगर एम्बेसी होगा तो वो पाकिस्तान का रिसोर्स है, दैट इज दैट एसेट्स बिलोंग्स टू द पाकिस्तान, है ना। तो ये बात भी याद रखिएगा कि नेशनल जो रिसोर्सेस हैं नेशनल वाले में वो सारे आ जाते हैं, आपको जितना भी एम्बेसी वगैरह है ये सब याद रखिएगा। कंपटीशन वाले लोग भी याद रखेंगे कि जो दूतावास है, एम्बेसी है किसी देश में, वो उस जिस देश का एम्बेसी होता है वो उसी का रिसोर्स होता है। फिर हम मान लीजिए ये समंदर के बीच में, ये जो आपको ये वाला हिस्सा है भारत का, इस तरफ से
जो आपका आइलैंड्स दोनों तरफ अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में जो भी आइलैंड वगैरह हैं, ये सारे के सारे किसके होंगे, नेशनल रिसोर्स में आ जाएंगे, है ना। और यहां से 12 नॉटिकल माइल, मतलब ये जो बेस लाइन है यहां से एक माना जाता है, और यहां से 12 नॉटिकल माइल जो होता है, 12 नॉटिकल माइल मतलब समुद्री दूरी होती है 12 नॉटिकल माइल तक, वो नेशनल रिसोर्स माना जाता है। फिर बेस लाइन से काउंट करते हैं 200, ठीक है, ओपन सी इस तरफ से, इसको हम लोग ओपन सी बोलते हैं, ये उस तरफ से यहां से ओपन सी आ जाएगा। तो 200 नॉटिकल माइल तक में वो इंटरनेशनल रिसोर्स, यहां से 200 नॉटिकल माइल के बाद जो खुला समंदर है ओपन सी है, ओपन सी इस तरफ से हो जाएगा आपको। ओपन सी में यहाँ पे किसी देश का कोई अधिकार नहीं रहता है ना, यहाँ पे सारे ये इंटरनेशनल आपको रिसोर्स कह सकते हैं इसको। तो इतना बात यार क्या क्या सीखा हमने कि ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक होता है, एबायोटिक, बायोटिक क्या होता है वो भी समझ गए, एबायोटिक क्या होता है वो भी समझ गए, मतलब जो लिविंग चीजें हैं जैसे पेड़ पौधे, ह्यूमन बींग्स, बर्ड, एनिमल्स, ये सारे बायोटिक में आ जाएंगे। एबायोटिक वाले में जैसे कि लैंड है, एयर है, विंड है, सनलाइट है, ये सारे एबायोटिक रिसोर्स में। रिन्यूएबल वाले में आ जाएगा क्या, रिन्यूएबल जैसे विंड एनर्जी हो गया, वाटर, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब आपको रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएगा। नॉन रिन्यूएबल वाले में समझ गए, नॉन रिन्यूएबल वाले में जैसे कोयला है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीजें एक बार खत्म हो गई तो फिर बनने में काफी टाइम लगेगा। ऑनरशिप पे भी समझे कि जो इंडिविजुअल है एक व्यक्ति का उस पर ऑनरशिप रहेगा, कंट्रोल रहेगा। नेशनल है तो उस देश का कंट्रोल रहेगा। इंटरनेशनल में वो किसी भी देश का नहीं, कोई भी देश जा करके वहां जैसे वो सब इंटरनेशनल रिसर्च के लिए होता है ओपन सी में, परमाणु परीक्षण करने के लिए या फिर मिसाइल टेस्टिंग के लिए, ये सारी चीजें उसके लिए होता है। कम्युनिटी वाला हो गया जो किसी खास समुदाय के लिए, जैसे क्रिश्चियन के लिए है, इस्लाम धर्म वाले लोगों के लिए है, हिंदू के लिए है, तो ये रिसोर्स वाले में। उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट वाला पढ़ेंगे। आज देख लेते हैं कौन कौन सा बच गया। डेवलपमेंट, रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे हम लोग। उसके बाद एजेंडा 21 नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, इसमें क्या सुधार आप चाहते हैं, कौन कौन चीजें और इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, वैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी, जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो उसका क्वेश्चन आंसर वगैरह भी, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीजों का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज इसमें और ऐड करवाना है, तो चूंकि ये पहला वीडियो है आपके रिसोर्स के लिए, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ताकि हम उसके अगले वीडियो में और सुधार कर सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर करें अगर आपको पसंद आए, तो और लोगों तक भी ये बात जाए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।